जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का द्वितीय प्रश्न पत्र प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास का प्रीवियस ईयर 2019 और 2020 में जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न आए हैं उन सभी प्रश्नों को करने वाले हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया संयुक्त राष्ट्र संघ, भारत सरकार, यूनेस्को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बाल अधिकार का प्रस्ताव कहाँ पर पारित हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ में। कब पारित हुआ? 20 नवंबर 1989 को। और इसमें कितने देश शामिल हुए? इसमें 193 देशों ने हस्ताक्षर किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, शिक्षा को संविधान के किस अनुसूची में रखा गया है? केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा को संविधान के समवर्ती सूची में रखा गया है। ऑप्शन सी सही होगा। पहले जो शिक्षा थी यह राज्य सूची में थी। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था उसके बाद शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में रख दिया गया। समवर्ती सूची में जो भी कानून होते हैं वो राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? चार्ल्स ग्रांट, क्लाइव, बेटिंग, कार्नेवालिस। तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है। चार्ल्स ग्रांट के द्वारा 1813 में चार्टर एक्ट के तहत भारतीय शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए प्रदान किए जाते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया है? अनुच्छेद 21 का क, अनुच्छेद 23 का ग, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 23 का क। तो निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 21 का क में उल्लेख मिलता है और अनुच्छेद 29 ग में अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 27 में धार्मिक कर के बारे में चर्चा की गई है और अनुच्छेद 23 का क में बाल श्रम पर चर्चा की गई है। तो जो निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 बना था यह किससे प्रेरित था? पटेल एक्ट से। यह पटेल एक्ट से प्रेरित था। पटेल एक्ट कब बना था? 1918 में। पटेल एक्ट में क्या चर्चा की गई? पटेल एक्ट में चर्चा की गई कि शिक्षा को निशुल्क और अनिवार्य बनाया जाए। यह किसने किया था? विट्ठल भाई पटेल ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? 1857, 1889, 1854, 1851। तो वुड का घोषणा पत्र 1854 में आया जिसे वुड डिस्पैच कहा गया। क्या? वुड डिस्पैच जिसे भारत का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच को कहा जाता है। किसने किया था? विलियम्स वुड ने इसकी घोषणा की थी। कब? 1854 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, देश के प्रत्येक जनपद में डायट की स्थापना की संस्तुतियां किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई थी? 1986, 1978, 1981 तो 1991। तो डायट की स्थापना की संस्तुतियां राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत की गई थी। तो डायट का फुल फॉर्म क्या होता है? डायट का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट एजुकेशन ट्रेनिंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निस्पंदन या छनाई सिद्धांत के प्रतिपादक थे? बैटिंग, ऑकलैंड, मैकाले, एडम स्मिथ।
निस्पंदन या छनाई सिद्धांत के प्रतिपादक मैकाले थे। मैकाले का निस्पंदन सिद्धांत यह कहता है कि जो शिक्षा है वह उच्च वर्ग से छनकर निम्न वर्ग तक पहुंचे, जिससे जो भी शिक्षा ग्रहण करे वह पूरा तरीके से, भले से भारतीय हो लेकिन दिमागी रूप से कैसा होना चाहिए, एक ब्रिटिश होना चाहिए, अंग्रेजी होना चाहिए। इस सिद्धांत के तहत मैकाले ने शिक्षा नीति बनाई थी, जिसमें अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य किया था। उच्च शिक्षा में अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य कौन किया था? मैकाले ने किया था। जो प्राच्य पाश्चात्य विवाद चल रहा था भाषा का, उसमें अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य करके इस विवाद को खत्म कौन किया था? मैकाले ने किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, नवोदय विद्यालय, जिला शिक्षा प्रशिक्षण परिषद, उपयुक्त में से सभी। तो सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सभी उपयुक्त हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या करता है कि जो विद्यालय हैं वहाँ पर जो आवश्यक सुविधा सामग्री है उसको प्रदान करता है। नवोदय विद्यालय जिले में होता है, जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं उनके लिए यहाँ पर पढ़ाई की जाती थी। इसकी स्थापना 1985 में हुई है। जिला शिक्षा प्रशिक्षण परिषद डायट डाइट डायट की स्थापना कब हुई थी? 1986 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ह्रास ह्रास की समस्या से क्या आशय है? कक्षा में अनियमित अनुपस्थिति, कक्षा का अनुत्तीर्ण हो जाना, बीच में ही विद्यालय को छोड़कर बच्चे का चला जाना, या उपयुक्त में से सभी। ह्रास को कहते हैं अपव्यय। अपव्यय अपव्यय और एक होता है अवरोधन। यह दो ही तरीके हैं जिससे बच्चे स्कूल को छोड़ते हैं। अपव्यय क्या है? बच्चे ने एडमिशन लिया है और क्या करता है, किसी कारणवश गरीबी, आर्थिक कमजोरी, परिवार की जिम्मेदारी, विद्यालय में पढ़ने की ना रुचि, विद्यालय दूर होने की वजह से क्या होता है, वह विद्यालय में आना छोड़ देता है। तो उसे क्या कहते हैं? ह्रास कहते हैं। अवरोधन क्या है? अवरोधन बच्चे ने एडमिशन लिया और साल भर पढ़ाई की, फिर उसे फेल कर दिया गया, जिसकी वजह से विद्यालय में वह आना बंद कर देता है। यह अवरोधन है। इस पर हाटोंगा हाटोंगा समिति ने अपना सुझाव दिया था कि यह अपव्यय अवरोधन को कम किया जाए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बीईपी क्या है? बेसिक शिक्षा परियोजना, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, विद्यालय शिक्षा की तैयारी कार्यक्रम, इनमें से कोई नहीं। तो बीईपी बेसिक शिक्षा योजना है, बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1994 में क्यों की गई? यह शिक्षा में समावेशन, गुणवत्ता शिक्षा में लाने के लिए किया गया। यह बिहार और अन्य राज्यों में शुरू किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना, बच्चों के विद्यालय में पूरे समय तक रोक के रखना, स्कूल आने के लिए प्रेरित करना, उपयुक्त में से सभी। तो जो मध्याह्न भोजन था यह उपयुक्त में से सभी था। बच्चों के नामांकन में भी वृद्धि होती थी, क्योंकि बच्चों को यह उत्साह मिलता था, हमें खेलने को भी मिल रहा है, खाने को भी मिल रहा है, कपड़ा भी मिल रहा है। इसी वजह से बच्चे क्या करते थे? एडमिशन लेते थे। बच्चों को विद्यालय में पूरा समय तक, बच्चे क्या करते थे कि खाने के बाद भाग जाते थे, तो लंच टाइम बनाया गया कि बीच में उन्हें भूख लग जाती थी, वो घर चले जाते थे, घर से वापस नहीं आते थे। इसके लिए विद्यालय में ही मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई और स्कूल आने के लिए प्रेरित किया, जिससे शिक्षा के प्रति आकर्षण बढ़ा, पौष्टिक आहार बच्चों को मिला और उपस्थिति सुनिश्चित हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत सरकार ने 1992 में संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम को कितने भागों में बांटा? 10 खंडों में, 23 खंडों में, 15 खंडों में, 8 खंडों में। सरकार ने सन 1992 में संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम को 23 खंडों में बांटा था। ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना का सुझाव दिया था? राममूर्ति समीक्षा समिति ने, यशपाल समिति ने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968। तो कौन सी थी ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना का सुझाव? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड योजना शुरुआत की गई। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड में क्या होता था कि बच्चों की जो प्राथमिक सुविधाएं हैं उसको पहुंचाने का काम किया गया। NPEGEL NPEGEL में किस कक्षा की अपवंचित लड़कियों को अध्ययन करने का प्रावधान है? 2 से 4, 3 से 5, 1 से 8, 4 से 7। तो अपवंचित लड़कियों को अध्ययन करने का प्रावधान 3 से 5 कक्षा में है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जनशाला कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी संस्थाएं वित्तीय सहायता प्राप्त करा रही हैं? UNDP, UNSPA, यूनिसेफ, उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी संस्थाएं जनशाला कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान कर रही हैं। UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम अमेरिका का है, जो गरीबी उन्मूलन और शिक्षा सुधार के लिए चलाया गया है। शिक्षा सुधार के लिए। UNSPA यह भी शिक्षा सुधार के लिए संस्था बनाई गई है। और यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड, यह मिड डे मील, स्कूली शिक्षा, टीकाकरण आदि पर कौन ध्यान देता है? यूनिसेफ देता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 29 का ए, अनुच्छेद 17। तो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 29 का ए बात करता है। अनुच्छेद 45 किसका बात करता है? निशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा यहीं पर था। यह DPSP राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो थे यहीं पर थे। राज्य के नीति निर्देशक कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है। और ये क्या था कि जब सुविधा मिलेगी तब यह प्रदान किया जाएगा DPSP में। इसके लिए सरकार बाध्य नहीं होती है। और इसको क्या किया गया, जो अनुच्छेद 45 में निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा था, इसको 86वें संविधान संशोधन के जरिए 2002 के जरिए अनिवार्य शिक्षा और निशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार में शामिल कर दिया गया। किसमें? अनुच्छेद 21A में। और अनुच्छेद 17 में क्या है? छुआछूत की बात अनुच्छेद 17 में की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार के किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था? कमेंट में बताइएगा, क्योंकि हमने ये करा दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय सलाहकार बोर्ड किसके नाम से जाना जाता है? बेसिक शिक्षा योजना के नाम से, सॉर्जेंट योजना के नाम से, हंटर कमीशन योजना के नाम से, होंग समिति के नाम से। तो केंद्रीय सलाहकार बोर्ड सॉर्जेंट योजना के नाम से जाना जाता है। यह कब शुरू किया गया था? 1944 में। सार्वजनिक शिक्षा सुधार के लिए बेसिक शिक्षा योजना, इसे क्या कहते हैं? बुनियादी शिक्षा। बुनियादी शिक्षा की शुरुआत कब की गई थी? बुनियादी शिक्षा कमेंट में बताइएगा। हंटर कमीशन के नाम से। हंटर कमीशन कब शुरू किया गया था? 1882 में। स्कूली शिक्षा सुधार के लिए बनाया गया था। स्कूली शिक्षा सुधार के लिए। होंग समिति जो है उच्च शिक्षा सुधार के लिए है। उच्च शिक्षा के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? कमेंट में बताइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, दिल्ली, वाराणसी, प्रयागराज में। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान प्रयागराज में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न आयोग को सही क्रम में करिए। हंटर आयोग, वुड डिस्पैच आयोग, राधा कृष्णन आयोग, कोठारी आयोग। तो हंटर आयोग कब आया था? 1882 में, स्कूली शिक्षा सुधार के लिए। स्कूली शिक्षा सुधार के लिए इसी आयोग से क्या किया था? लॉर्ड रिपन था। हंटर आयोग कौन लाया था? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। इससे दादा भाई नौरोजी ने अनिवार्य शिक्षा की मांग की थी। वुड डिस्पैच, भारत का मैग्ना कार्टा 1854 में आया था। और राधा कृष्णन आयोग 1948 1949 में 1948-1949 में राधा कृष्णन आयोग बनाया गया था। यह उच्च शिक्षा के लिए था। कोठारी आयोग प्राथमिक शिक्षा के लिए था। 1966 1964 1966 में इसको लाया गया था। तो इन आयोगों का सही क्रम क्या है? 1854, 1882, 1948, 1948, 1964। पहले वुड डिस्पैच, फिर हंटर आयोग, फिर उसके बाद राधा कृष्णन आयोग, फिर उसके बाद कोठारी आयोग आया था। तो कोठारी आयोग प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है और राधा कृष्णन आयोग उच्च शिक्षा से संबंधित है। तो माध्यमिक शिक्षा से कौन सा आयोग संबंधित है? कमेंट में बताइएगा। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब लागू की गई थी? 11 सितंबर 2004 को, 1 सितंबर 2004 को, 29 सितंबर 1004 को, 14 सितंबर 2004 को। तो जो मिड डे मील योजना है कब शुरू की गई थी? तो मिड डे मील योजना 1 सितंबर 2004 को शुरू की गई थी। और यह पूरे भारत में कब शुरू की गई थी? 1995 में। 1995 में मिड डे मील की शुरुआत की गई थी और उत्तर प्रदेश में 1 सितंबर 2004 को शुरू की गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया? 2004, 2006, 2005, 2007। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ग्रामीण लड़कियों को बढ़ावा देने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए कब शुरू किया गया? 2004 में। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की क्या विशेषता है? शिक्षा में सबकी भागीदारी, शिक्षा में बराबरी पर बल, नए शैक्षणिक प्रयोग, उपयुक्त में से सभी। तो जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में उपयुक्त में से सभी की विशेषताएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, शिक्षा अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्थान है। एनसीटीई, एनसीईआरटी, सीटीई, एमएचआरओ। तो अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्थान एनसीटीई है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 एनसीएफ 2005 के आरंभ का अंश रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से लिया गया है? सभ्यता और संस्कृति निबंध से, सभ्यता और प्रगति निबंध से, सभ्यता और समाज निबंध से, कि सभ्यता और मानव निबंध से? तो रविंद्रनाथ टैगोर का निबंध है सभ्यता और प्रगति। यह जो सभ्यता प्रगति से प्रारंभ का अंश लिया गया है एनसीएफ 2005। तो एनसीएफ कितनी बार आया है? तो एनसीएफ 1975 से शुरू हुआ और उसके बाद दूसरा एनसीएफ 1988, उसके बाद एनसीएफ 2000, उसके बाद एनसीएफ 2005, उसके बाद लास्ट में एनसीएफ 2023 आया। और एनसीएफ 2005 सबसे महत्वपूर्ण है। शुरू कब किया गया था? 1975 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, 1992 में गठित यशपाल समिति किससे संबंधित है? स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने से, उच्च शिक्षा में गुणवत्ता से, व्यावसायिक शिक्षा से, तकनीकी शिक्षा से। तो 1992 में गठित यशपाल समिति स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने के लिए बनाई गई थी। ऑप्शन ये सही होगा। जो रटन प्रणाली को कम करना चाहती है, रटन की जगह पर समझ को ज़्यादा बल दे रही थी और जीवन से जोड़कर पढ़ाने के लिए बात कर रही थी। प्राथमिक स्तर पर अत्यंत किताबों की आवश्यकता नहीं होती और बच्चों को रचनात्मक ज्ञान दिया जाए, इस पर कौन बात किया था?
यशपाल समिति ने बात किया था। तकनीकी शिक्षा के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? सुभाष चंद्र समिति। सुभाष चंद्र समिति कब बनाई गई थी? 1949 को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छनाई का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? विलियम वुड, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैकाले, माइकल सेडलर। तो छनाई का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? लॉर्ड मैकाले के द्वारा। लॉर्ड मैकाले को इसको निस्पंदन सिद्धांत भी कहते हैं। निस्पंदन सिद्धांत भी इसी को कहते हैं। निस्पंदन का मतलब है छनाई। और विलियम वुड क्या थे? 1854 में वुड डिस्पैच दिया था। वुड डिस्पैच, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। लॉर्ड कर्जन 1902 में शिक्षा आयोग की स्थापना की थी। शिक्षा आयोग की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने आयोग की स्थापना की थी। और माइकल सेडलर ने क्या किया था? 1917 में सेडलर आयोग बनाया था, जो विश्वविद्यालय सुधार के लिए काम कर रहा था। विश्वविद्यालय सुधार के लिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी संस्तुति पर की गई थी? कोठारी आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, नई शिक्षा नीति 1986, यशपाल समिति। तो नवोदय विद्यालय की स्थापना नई शिक्षा नीति 1986 के संस्तुति पर की गई थी। कोठारी आयोग प्राथमिक शिक्षा के लिए कब की गई थी? 1964-66। माध्यमिक शिक्षा मुदालियर आयोग के द्वारा की गई थी। और यशपाल समिति बिना बोझ की शिक्षा पर जोर कौन दिया था? यशपाल समिति ने दिया था। कब आई थी? 1992 में। और मुदालियर आयोग कब आया था? 1952 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो कहलाता है अपव्यय। ऑप्शन बी सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न समाप्त हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।